तो भाई फाइनली द बॉयज सीजन 5 खत्म हो गया। और अगर इस पूरे सीजन को एक लाइन में रिव्यू करना हो तो ऑनेस्टली ये कंप्लीट डिजास्टर फिनाले सीजन था। पता नहीं क्यों लेकिन पूरे सीजन में एक अजीब सी फेक बैडएस एनर्जी फील हो रही थी, जैसे राइटर्स ने स्टोरी लिखने से ज्यादा इंस्टाग्राम और फेसबुक सिग्मा एडिट से मोटिवेशन ले ली हो। हर दूसरे सीन में स्लो मोशन वॉक, फोर्स्ड एटीट्यूड डायलॉग्स और ओवर द टॉप कोल्ड ऑरा मोमेंट्स घुसा दिए गए थे। सब कुछ स्टाइलिश तो लग रहा था बट इमोशनल नहीं। और सबसे डिसअपॉइंटिंग बात यह थी कि ये सपोजिडली फाइनल सीजन था, जहां स्टेक्स हाई होने चाहिए थे, टेंशन फील होनी चाहिए थी और हर एपिसोड में इमोशनल इंपैक्ट होना चाहिए था। लेकिन इंस्टेड सीजन सरप्राइजिंगली प्रिडिक्टेबल और लो एनर्जेटिक निकला। लिटरली पूरे सीजन 5 में सिर्फ 2 मोमेंट्स ऐसे थे जो जेन्युइनली इमोशनल लगे। पहला, होमलैंडर का रायन को मारने वाला सीन। उस सीन में फाइनली वो रॉ डार्कनेस और ट्रेजेडी फील हुआ जो थर्ड सीजन की आइडेंटिटी थी। और दूसरा, ए ट्रेन का सैक्रिफाइस। ये प्रोबेबली सीजन का सबसे अंडररेटेड मोमेंट था, क्योंकि यार वो खुद को जेन्युइनली एक अच्छा इंसान बनाना चाह रहा था, बट सरप्राइजिंगली कोई उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। बाकी पूरा सीजन बस एक फ्लैशी एडिट जैसा फील हुआ, स्टाइल ज्यादा, सोल कम। और भाई सोल्जर बॉय का रोल तो इस सीजन में बस ऑरा फार्मिंग के लिए रखा गया था। लिटरली उसको स्टोरी में लाने का सिर्फ एक ही रीजन फील हुआ, ताकि ऑडियंस उसे भूले ना और अपकमिंग वॉट राइजिंग के लिए उसका हाइप और प्रेजेंस मेंटेन रहे। क्योंकि सच बोलो तो सीजन 5 में उसका इंपैक्ट ऑलमोस्ट जीरो था। स्क्रीन पे आते ही बैकग्राउंड में हेवी म्यूजिक, स्लो मोशन एंट्री, सिग्मा लेवल डायलॉग्स, लेकिन एक्चुअल स्टोरी कंट्रीब्यूशन बेयर मिनिमम। राइटर्स ने उसको एक वॉकिंग एडिट मटेरियल बना दिया था। और सबसे ज्यादा इरिटेटिंग चीज थी स्टारलाइट के सीन्स। भाई जेन्युइनली इतने बोरिंग, डल और लाइफलेस कॉन्वर्सेशंस थे कि अगर तुम उसके हाफ सीन स्किप भी कर दोगे तो भी एपिसोड की स्टोरी पे लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर बार सेम इमोशनल टॉक, सेम कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस, सेम रेपिटेटिव ड्रामा। और पेसिंग ऑलरेडी स्लो थी, उसके ऊपर ये और मोमेंटम तोड़ देता था। और भाई स्टारलाइट और ह्यूई कैम्बल की बकवास लव स्टोरी, जीरो स्पार्क, जीरो इमोशनल टेंशन, बस स्क्रीन टाइम फिल करने के लिए जबरदस्ती डाल दिया था। और अब बात करें स्टारलाइट के सुपर पावर्स की, तो भाई उसका पावर इस सीजन में बस स्ट्रीट लाइट्स जलाने के काम आया। लिटरली एक भी टॉप टियर सूप्स को एलिमिनेट नहीं कर सकी। इवन लोकल लेवल सूप्स को भी प्रॉपर्ली डैमेज नहीं दे पाई। हर फाइट में बस चार्जिंग इफेक्ट, ग्लोइंग आईज और ड्रामेटिक पोज, बट एक्चुअल डिस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट जीरो। एट वन पॉइंट तो ऐसा लग रहा था कि राइटर्स खुद नहीं जानते थे कि स्टारलाइट को पावरफुल दिखाना है या सिर्फ मोटिवेशनल स्पीचेस देने के लिए रखना है। पूरे सीजन में बहुत कैरेक्टर्स फ्लैशी लगे, बट डेंजरस नॉट रियली। और अब बात करें एपिसोड 8 की, तो फिनाले एपिसोड स्टार्ट होता है फ्रेंची के फ्यूनरल से, जहां ह्यूई उसकी फाइनल विल, उसकी लास्ट मैसेज सबके सामने पढ़ रहा होता है। और फ्रेंची की फाइनल वर्ड्स यार सच्ची बहुत फनी टाइप फील देता है। इस पूरे सीक्वेंस का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट थी किमीको। फ्रेंची की डेथ के बाद वो क्लियरली एंगर और ग्रीफ के मिक्सचर में थी। और जब स्टारलाइट उसको सिंपैथी देने आती है तब किमीको सडनली अग्रेसिव रिएक्ट करती है। और वही मोमेंट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल नोटिस होता है। एग्जैक्टली सोल्जर बॉय के चेस्ट ब्लास्ट से पहले जैसे छोटे छोटे अर्थ वाइब्रेशंस और शॉकवेव टाइप ट्रेमर्स फील होते थे, लिटरली वही सेम इफेक्ट किमीको के अराउंड भी दिखाया गया। और उसी मोमेंट पे क्लियर हो जाता है कि फ्रेंची का एक्सपेरिमेंट एक्चुअली सक्सेसफुल हो चुका है। किमीको को सोल्जर बॉय जैसी रेडिएशन बेस्ड पावर्स मिल गई हैं और शो ने उसको विजुअली भी काफी क्लियरली हिंट किया था। लेकिन भाई इतना ऑब्वियस विजुअल कंफर्मेशन देने के तुरंत बाद ही एमएम बोल देता है फ्रेंची की सैक्रिफाइस बेकार चली गई। सीरियसली? मतलब अभी लिटरली 10 सेकंड पहले ही किमीको सोल्जर बॉय जैसी एनर्जी एमिट कर रही थी, वाइब्रेशंस क्रिएट कर रही थी और क्लियरली म्यूटेट होती हुई दिख रही थी। फिर भी शो अननेसेसरी सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। फिर बुचर और सिस्टर सेज किमीको को एक आइसोलेटेड वेकेंट फील्ड में लेके जाते हैं, ताकि फाइनली ये कंफर्म किया जा सके कि उसके अंदर एक्चुअली रेडिएशन ब्लास्ट पावर्स एक्टिवेट हुई हैं या ना। सिस्टर सेज डेलिबरेटली किमीको के पास जाके उसको प्रोवोक करना स्टार्ट करती है। फ्रेंची की डेथ को इनडायरेक्टली ट्रिगर पॉइंट बनाती है और एग्जैक्टली वही होता है। किमीको कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, डायरेक्टली सिस्टर सेज के ऊपर रेडिएशन ब्लास्ट अनलीश कर देती है। पूरे सीन का इंपैक्ट ऑनेस्टली काफी सिनेमैटिक था। शॉकवेव के बाद सिस्टर सेज इंस्टेंटली डीपावर हो जाती है और वही मोमेंट पे बुचर और बाकी बॉयज को फाइनली बिलीव हो जाता है कि अब उनके पास एक ऐसा वेपन आ चुका है जो एक्चुअली होमलैंडर को किल कर सकता है। और उधर दूसरी साइड होमलैंडर अपने पूरे गॉड कॉम्प्लेक्स मोड में चला जाता है। वो ऑफिशियली अनाउंस करता है कि अपकमिंग फेस्टिवल के दिन वो व्हाइट हाउस से पूरे कंट्री को एड्रेस करेगा, नॉट एज अ हीरो बट ऑलमोस्ट एज अ गॉड। यहीं से बुचर और उसके बॉयज सीक्रेटली व्हाइट हाउस इन्फिल्ट्रेट करने का डेंजरस टनल प्लान बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था अगर इस फेस्टिवल के दिन वो खुद को एज अ गॉड अनाउंस करेगा और जो भी उसको गॉड नहीं मानेगा वो सबका मैसेकर कर देगा। और इसी एपिसोड में होमलैंडर और डीप का एक सीन था जिसमें होमलैंडर लिटरली डीप को साइकोलॉजिकली डिस्ट्रॉय कर देता है। इंसल्ट पे इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन पे ह्यूमिलिएशन। पूरे सीन में क्लियरली दिख रहा था कि डीप की कोई रियल रिस्पेक्ट ही नहीं है उसकी नज़र में, लेकिन डीप होमलैंडर के लिए ब्लाइंडली लॉयल रहता है। बट सीरीज का सबसे इडियोटिक मोमेंट तब आता है जब द बॉयज व्हाइट हाउस इन्फिल्ट्रेशन की प्रेपरेशन कर रहे होते हैं। भाई ये लोग उस होमलैंडर को मारने जा रहे हैं जो ऑलरेडी V1 लेने के बाद ऑलमोस्ट इमॉर्टल बन चुका है।
और फिर भी इनका प्लानिंग देख के लग रहा था जैसे किसी लोकल सूप से फाइटिंग की स्ट्रैटेजी बन रही हो। ऑनेस्टली मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि ह्यूई और बुचर फाइनल बैटल से पहले टेम्प वी लेगा, बिकॉज नैरेटिवली भी वो परफेक्ट सेटअप था। ह्यूई को 24 आवर्स के लिए सुपर पावर मिल जाता और बुचर का पावर ऑलमोस्ट डबल हो जाता, सीजन 3 के बुचर की तरह। बट नोप, राइटर्स ने वो भी स्किप कर दिया। और भाई सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट था जेन वी कैरेक्टर्स का, कंप्लीट वेस्ट। स्टारलाइट जब मरी मोरो, जॉर्डन ली और एमा मायर से मिलती है तो क्लियरली दिख रहा था कि ये तीनों होमलैंडर के अगेंस्ट फाइट करने के लिए रेडी और क्यूरियस थे। और ऑनेस्टली ये परफेक्टली लॉजिकल भी होता, क्योंकि पावर वाइज देखा जाए तो ये लोग करंट बुचर और स्टारलाइट से काफी ज्यादा डेंजरस और यूजफुल थे। मरी ब्लड मैनिपुलेशन कर सकती है, जॉर्डन ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों फॉर्म्स में इंसेनली पावरफुल है, और एमा का जायंट फॉर्म पोटेंशियल भी मैसिव था। लेकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग देम इन द फाइनल वॉर, स्टारलाइट इन सबको कनाडा इवैक्यूएशन मिशन पे भेज देती है। सीरियसली? मतलब फिनाले में एक्चुअल हेवी हिटर्स को साइड मिशन पे भेज दिया गया और मेन बैटल में कंपैरेटिवली वीकर लाइनअप को रखा गया। और भाई सबसे बड़ा स्टूपिडिटी लेवल तो ये था कि ये लोग रायन तक को कांटेक्ट नहीं करते। वो रायन जिसके पास हीट लेजर विजन है, जिसने स्टॉर्म फ्रंट को ऑलमोस्ट हाफ डेड बना दिया था, और एपिसोड 3 में तो होमलैंडर को भी विजिबली डैमेज किया था। मतलब तुम फाइनल बैटल में होमलैंडर को मारने जा रहे हो बस एक इमोशनली वीक किमिको के भरोसे, जिसको प्रॉपर्ली रेडिएशन ब्लास्ट यूज भी करना नहीं आता। एट दैट पॉइंट ये फिनाले कम फोर्स्ड राइटिंग ज्यादा फील हो रहा था। फिर फाइनली वो फेस्टिवल वाला दिन आ जाता है। होमलैंडर फुल गॉड कॉम्प्लेक्स मोड के साथ व्हाइट हाउस पहुंचता है पूरे कंट्री को एड्रेस करने के लिए। बुचर और द बॉयज सीक्रेटली टनल के थ्रू व्हाइट हाउस इन्फिल्ट्रेट करने जाते हैं, और लॉजिक को दिमाग के बाहर रख के। मतलब इनके पास प्रॉपर टैक्टिकल गियर तक नहीं है, नो बुलेट प्रूफ जैकेट्स, नो मिलिट्री लेवल आर्मर, नथिंग। चलो मान लिया बुचर, किमिको और स्टारलाइट समहाउ सर्वाइव कर लेंगे। किमिको रीजनरेट करती है, स्टारलाइट ड्यूरेबल है, और बुचर तो खुद वॉकिंग बायो वेपन बन चुका था। बट एमएम और ह्यूई का क्या? भाई वो दोनों तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स है ना, एक रैंडम गनशॉट भी इनको खत्म कर सकता था। और ऑनेस्टली यहां शो एक जेन्युइनली स्मार्ट कैमियो यूज कर सकता था, स्टारलाइट के फादर का, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर है। तो इजीली राइटर्स ये दिखा सकते थे कि वो सीक्रेटली इनको गन्स, एमो और टैक्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। एटलीस्ट इन्फिल्ट्रेशन थोड़ा बिलीवेबल लगता। बट नोप, राइटर्स ने यहां भी अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी। उसके बाद जब ये लोग व्हाइट हाउस के अंदर एंटर करते हैं तो सिक्योरिटी देख के लिटरली हंसी आती है। भाई ये व्हाइट हाउस है या कोई अबैंडन्ड मॉल? इतनी वीक सिक्योरिटी, इतना ओपन एक्सेस, जैसे दुनिया का मोस्ट प्रोटेक्टेड बिल्डिंग नहीं कोई रैंडम वेयर हाउस हो। लेकिन फनी पार्ट ये है कि सिक्योरिटी डंप होने के बाद भी द बॉयज फाइनली ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि ओ फादर ऑलरेडी इन सबका कंप्लीट फील्डिंग सेट कर चुका होता है। बट देन एशली एंटर्स, और भाई लिटरली वो आके सबको बचा लेती है। फिर जैसे ही द बॉयज और अंदर जाते हैं, सामने डीप आ जाता है, और यहां स्टारलाइट फुल कॉन्फिडेंस में बोलती है, डीप को मैं संभाल लूंगी। और भाई उसके बाद स्टारलाइट डीप को उड़ाकर सीधा बीच साइड ले जाती है। बीच साइड मतलब सीरियसली? डीप का लिटरल पावर जोन ओशन है, उसका पूरा कॉम्बैट एडवांटेज वाटर और मरीन लाइफ से आता है, और तुम उसको इंटेंशनली उसी जगह लेके जा रही हो। और सबसे स्टूपिड पार्ट अभी बाकी है। स्टारलाइट को ये तक नहीं पता होता कि डीप और ओशन क्रीचर्स के बीच ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसको आइडिया ही नहीं था कि फिशेज और स्पेशली ऑक्टोपस उससे हेट करने लगे हैं। अब जरा सोचो, अगर सब नॉर्मल होता और ओशन क्रीचर्स अभी भी डीप के लॉयल होते तो स्टारलाइट लिटरली खुद अपनी डेथ सेटअप कर देती। डीप उसको वाटर के अंदर ओवरवेल्म कर देता और फाइट वहीं खत्म हो जाती। बट एनीवे, स्टारलाइट फाइनली डीप को मैसिव इलेक्ट्रिक शॉक देती है, उसको वाटर में थ्रो कर देती है, और फिर एक ऑक्टोपस डीप की जान ले लेता है। और उधर दूसरी साइड एमएम और ह्यूई मिलकर ओ फादर को फाइनली टेक डाउन कर देते हैं। और फिर फाइनली वो मोमेंट आ ही जाता है जिसका वेट एपिसोड 1 से बिल्ड किया जा रहा था, बुचर वर्सेस होमलैंडर, द फाइनल क्लैश, अल्टीमेट डू और डाई शोडाउन, पूरे सीरीज के कॉन्फ्लिक्ट का एंड गेम। लेकिन ऑनेस्टली जितना हाइप बिल्ड हुआ था उतना एंगेजिंग ये फाइट फील नहीं हुआ। फाइट बुरी नहीं थी, डेफिनेटली ब्रूटल थी, सिनेमैटिक भी थी, बट भाई जो मॉन्स्ट्रस, इमोशनली डेवस्टेटिंग फिनाले फैंस इमेजिन कर रहे थे उस लेवल का इंपैक्ट ये डिलीवर नहीं कर पाई। इट फेल्ट मोर एवरेज फाइनल बैटल देन अ लेजेंडरी कंक्लूजन। सीन स्टार्ट होता है एक रॉ एक्शन मूवी एंट्री के साथ। बुचर लिटरली वॉल तोड़ के अंदर एंटर करता है विद किमिको बिसाइड हिम, और उसी वक्त होमलैंडर लाइव टेलीविजन पे खुद को ऑफिशियली गॉड डिक्लेयर कर देता है। क्राउड शॉक में, कैमराज रोलिंग, पूरा अमेरिका देख रहा होता है, और बीच में होमलैंडर कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय हिज ओन ईगो एंड डिल्यूजन। फिर बुचर और होमलैंडर के बीच क्लासिक वर्बल वॉर स्टार्ट होती है, लेकिन जैसे ही होमलैंडर की नजर किमिको पे पड़ती है, ही इंस्टेंटली अटैक्स, और वहीं से एक्चुअल फाइट बिगिन होती है। फाइट के दौरान 2-3 बार होमलैंडर एस्केप करने की कोशिश करता है, क्योंकि समवेयर डीप इनसाइड उसको रियलाइज हो चुका था कि सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है, लेकिन हर बार बुचर उसको रोक लेता है।
और भाई फाइनल टाइम पे जब लगता है होमलैंडर फाइनली बच जाएगा, तब रायन एंट्री मारता है। रायन डायरेक्टली उसका पाथ ब्लॉक कर देता है। और ऑनेस्टली वो मोमेंट इमोशनली काफी पावरफुल था। होमलैंडर का अपना ही बेटा उसके अगेंस्ट खड़ा था। उसके बाद रायन और बुचर मिलकर होमलैंडर को फिजिकली पिन डाउन कर देते हैं। और फिर आती है किमिको। पूरे रेज और ग्रीफ के साथ वो रेडिएशन ब्लास्ट अनलीश करती है। शॉकवेव इतना पावरफुल होता है कि होमलैंडर, बुचर और रायन तीनों डीपावर हो जाते हैं। और भाई वहीं से पूरा टोन चेंज हो जाता है। जिस होमलैंडर को पूरे सीरीज में ऑलमोस्ट गॉड लाइक मॉन्स्टर दिखाया गया था, वो सडनली एक हेल्पलेस, पावरलेस इंसान बन जाता है। और ऑनेस्टली डी पावर होने के बाद उसका रिएक्शन काफी डिस्टर्बिंग था। वो लाइव टेलीविजन पे बुचर के सामने लिटरली प्लीड करने लगता है, रोता है, खुद को बचाने की भीख मांगता है, ऑलमोस्ट एक डरे हुए बच्चे की तरह। लेकिन सबसे डार्क पार्ट ये था कि इंटरनली उसको फिर भी बिलीव नहीं हो रहा था कि वो पावरलेस हो चुका है। उसकी आंखों में शॉक था, डिनायल था, ईगो अभी भी मरने को रेडी नहीं था। और फाइनली बुचर अपना क्रोबार उठाता है और एक ब्रूटल फाइनल स्ट्राइक के साथ होमलैंडर को किल कर देता है। और उसी मोमेंट पे बुचर फाइनली बेका और फ्रेंची दोनों का रिवेंज कंप्लीट कर देता है। अगर ऑनेस्टली बोलूँ ना भाई, तो पर्सनली मुझे ये एंडिंग बिल्कुल यूजलेस लगी। सच में इससे ज्यादा इंटेंस और क्रिएटिव फाइट सीन्स तो आजकल इंस्टाग्राम एडिट्स और फैनमेड पेजेस बना रहे हैं। क्योंकि भाई जिस होमलैंडर को पूरे सीजन में ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल ईविल दिखाया गया, जो कंपाउंड वी और सपोजिडली V1 इमॉर्टैलिटी के बाद और भी टेरिफाइंग होना चाहिए था, वो सरप्राइजिंगली टेंटिकल बुचर और एक टीनेज रायन से कंट्रोल हो गया। सीरियसली भाई, ये वही होमलैंडर है ना सीजन 3 वाला, जिसके अगेंस्ट फ्यूरियस सोल्जर बॉय, टेम्प वी बुचर जो ऑलमोस्ट होमलैंडर लेवल तक पहुंच गया था, और टेम्प वी ह्यूगी जिसके पास टेलीपोर्टेशन पावर्स थे। ये तीनों मिलकर भी उसको प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पाए थे। और उस फाइट में होमलैंडर ने लिटरली सिंगल हैंडेडली सिचुएशन क्लच कर दिया था। वो वर्जन जेन्युइनली टेरिफाइंग लगता था, रॉ, वायलेंट, अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन सीजन 5 में उसको ऑलमोस्ट पावरलेस बना दिया गया। और सबसे डिसअपॉइंटिंग बात ये थी कि हम लोग होमलैंडर का ट्रू पीक ईवल फॉर्म देख ही नहीं पाए। ऑनेस्टली मुझे तो लगता है बॉम्ब साइट ने उसको एक्सपायर्ड V1 दे दिया था, क्योंकि आफ्टर इंजेक्टिंग V1 होमलैंडर में 0% म्यूटेशन या एवोल्यूशन दिखाई दिया। ना कोई इनसेन न्यू एबिलिटी, ना कोई हॉरिफाइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ना कोई कॉस्मिक लेवल थ्रेट फीलिंग। बस सेम होमलैंडर बट वीकर राइटिंग के साथ। और भाई ऑफिशियल पोस्टर का क्या हुआ? रिमेंबर वो पोस्टर जिसमें होमलैंडर स्पेस में दिख रहा था, अर्थ पे मैसिव एक्सप्लोजन हो रहा था और बुचर डिस्ट्रॉयड वॉट बिल्डिंग के सामने क्रोबार लेके खड़ा था। भाई दोनों सीन्स ही सीरीज में नहीं थे। मतलब मार्केटिंग ने जो अपोकलिप्टिक एंड ऑफ द वर्ल्ड लेवल फिनाले टीज किया था, एक्चुअल शो उसका हाफ भी डिलीवर नहीं कर पाया। और ऑनेस्टली मेरे अकॉर्डिंग क्वीन मेव को वापस लाना चाहिए था। उसका भी पर्सनल रिवेंज था होमलैंडर से, और फिनाले में उसकी एब्सेंस जेन्युइनली फील हुई। मेव का रॉ कॉम्बैट स्टाइल और इमोशनल हिस्ट्री दोनों फाइनल बैटल को और इंपैक्टफुल बना सकते थे। रियली मिसिंग मेव यार। और भाई एक और फैन थ्योरी काफी चल रही थी। फैंस बोल रहे थे कि इस सीजन में एक्चुअली 3 ब्लैक नुआर एग्जिस्ट करते हैं। 2 ऑलरेडी मर चुके थे और सपोजिडली थर्ड नुआर को सीक्रेटली होमलैंडर को किल करने के पर्पस से रखा गया था। क्योंकि कॉमिक्स लोर और कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग ब्लैक नुआर बेसिकली होमलैंडर का कंट्रोल मैकेनिज्म या क्लोन टाइप काउंटर पार्ट होता है। और ऑनेस्टली अगर राइटर्स इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली यूज करते तो फिनाले काफी डार्क और माइंड ब्लोइंग बन सकता था। बट नोप, ये लोग ब्लैक नुआर को भी कंप्लीटली वेस्ट कर देते हैं। पूरे फिनाले में बहुत पोटेंशियल था, लेकिन एग्जीक्यूशन इतना अंडरवेलमिंग निकला कि एंडिंग इमोशनली हिट करने के बजाय बस मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसी फील हुई। और फिर वापस एपिसोड के एंडिंग फेज में आए तो होमलैंडर की डेथ के बाद बुचर और द बॉयज फाइनली विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और उसी मोमेंट पे बुचर रायन के पास जाता है। पूरे सीन में बुचर सरप्राइजिंगली काम लग रहा था, पहली बार रिवेंज के बिना, जैसे उसको फाइनली एक रीजन मिल गया हो नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करने का। फिर वो रायन से बोलता है, हम एक न्यू स्टार्ट करेंगे, मैं, तू और टेरर। और ऑनेस्टली डायलॉग काफी इमोशनल फील होना चाहिए था, क्योंकि बुचर जेन्युइनली रायन को फैमिली की तरह देखने लगा था। लेकिन रायन उसको स्ट्रेट अप रिफ्यूज कर देता है, और जो लाइन वो बोलता है वही पूरा सीन कंट्रोवर्शियल बना देती है। होमलैंडर बुरा था, बट तुम भी कोई शरीफ नहीं हो, मैं तुमसे सारे रिलेशंस खत्म करना चाहता हूं। और भाई ऑनेस्टली अगर रायन की बात को लॉजिकली फिगर आउट करें तो बुचर की एक्चुअल गलती थी क्या? सिर्फ इतनी कि उसने बेका का रिवेंज लिया। वो बेका जो रायन की मदर थी और बुचर की वाइफ, उसी होमलैंडर को मारने के लिए जिसने बेका की लाइफ डिस्ट्रॉय की, जिसने काउंटलेस इनोसेंट लोगों को ब्रूटली किल किया और पूरे वर्ल्ड को फियर में जीने पे मजबूर कर दिया। मतलब बुचर मॉन्स्टर जरूर था, वायलेंट था, ब्रोकन था, लेकिन उसका पूरा रेज किसी सेल्फिश ग्रीड के लिए नहीं था। स्पेशली क्योंकि पूरी सीरीज में बुचर ही वो इंसान था जो बार बार रायन को प्रोटेक्ट करता रहा, इवन जब उसके खुद के इमोशंस कंप्लीटली शैटर्ड थे। और सबसे वियर्ड पार्ट, रायन एंड में एमएम के साथ चला जाता है। एमएम के साथ जिसका उसके साथ कोई जेन्युइनली डीप बॉन्डिंग भी नहीं दिखाया गया पूरे सीजन में। ना प्रॉपर इमोशनल कनेक्शन,
ना फादर सन डेवलपमेंट, ना कोई इम्पैक्टफुल शेयर्ड जर्नी। तो नेचुरली ऑडियंस को ये डिसीजन काफ़ी रैंडम और फूलिश लगा। ऑनेस्टली एंडिंग ऐसे फील हुई जैसे राइटर्स बस रायन को बुचर से अलग करना चाहते थे, चाहे उसके लिए कैरेक्टर लॉजिक सैक्रिफाइस ही क्यों ना करना पड़े। उसके बाद बुचर कंप्लीटली ब्रोकन और इमोशनली शैटर्ड होकर टेरर के पास जाता है। वो उसको उठाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, और अनफॉर्चुनेटली टेरर भी उसको हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका होता है। और भाई ऑनेस्टली वो मोमेंट काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था। और टेरर की डेथ के बाद बुचर के अंदर जो थोड़ा बहुत इमोशनल बैलेंस बचा था वो भी कंप्लीटली टूट जाता है। उसके बाद बुचर पूरा एंग्री, फ्यूरियस और मेंटली अनस्टेबल मोड में चला जाता है। वो क्वाइटली ड्रॉर खोलता है और वहां से सूप किलिंग वायरस निकाल लेता है और फिर सीधा वॉट टावर पहुंच जाता है। लेकिन उसके पीछे पीछे ह्यूई भी आ जाता है और यहां फिनाले का सबसे डार्क प्लान रिवील होता है। बुचर वायरस को वॉट के स्प्रिंकलर टैंक सिस्टम में डाल देता है ताकि एक ट्रिगर प्रेस होते ही वायरस पूरे एयर में डिसॉल्व हो जाए और सारे सूप्स एक साथ खत्म हो जाएं। नो मोर वॉट, नो मोर कंपाउंड वी, नो मोर होमलैंडर्स। और ऑनेस्टली लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो बुचर का प्लान कंप्लीटली सीरीज एक्यूरेट था, क्योंकि बिगिनिंग से ही उसका अल्टीमेट गोल सूप्स को परमानेंटली खत्म करना था ताकि फ्यूचर में कभी कोई और होमलैंडर पैदा ही ना हो। लेकिन एग्जैक्टली उसी वक्त ह्यूई उसको रोक देता है। वो बुचर को ट्रिगर प्रेस नहीं करने देता और दोनों के बीच इंटेंस फिजिकल फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर एक चीज नोटिस करने लायक थी, बुचर चाहे कितना भी फ्यूरियस हो, वो ह्यूई पे फुल अग्रेशन यूज नहीं करता। जैसे समवेयर डीप इनसाइड वो ऑलरेडी इमोशनली गिव अप कर चुका था। और फाइनली ह्यूई स्टारलाइट को बचाने के लिए बुचर को शूट कर देता है। वैसे भाई अगर स्टारलाइट को बचाना ही था वायरस से तो उसको किमिको के रेडिएशन ब्लास्ट से डीपावर करवा देता, सिंपल। इसमें बुचर को मारने का क्या जरूरत था। बट एनीवे, स्टोरी पे आते हैं और वहीं पे बुचर की स्टोरी एंड हो जाती है। उसके बाद सीरीज का एंडिंग काफी काम और बिटर स्वीट टोन में शिफ्ट हो जाता है। स्टारलाइट और ह्यूई मिलकर एक स्मॉल डिस्क शॉप ओपन कर लेते हैं, ट्राइंग टू लिव अ नॉर्मल लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन फिर ह्यूई को सेंट्रल डिवीजन से कॉल आता है। उसको बताया जाता है कि वॉट सीक्रेटली फिर से ईवल सूप्स प्रोग्राम पे काम कर रहा है और कंपनी पे नजर रखने के लिए एक न्यू टास्क फोर्स बनाई जा रही है जिसका हेड ह्यूई हो सकता है। बट ह्यूई उस ऑफर को रिफ्यूज कर देता है क्योंकि आफ्टर एवरीथिंग वो फाइनली पीस चूज करता है इंस्टेड ऑफ वॉर। भाई एक और चीज, विक्टोरिया न्यूमन की डॉटर को भी तो रिवेंज लेना था बुचर को मार के। भाई उसका क्या हुआ? उसको तो कंप्लीट इग्नोर ही कर दिया एपिसोड 3 के बाद। और विक्टोरिया न्यूमन का हस्बैंड जो कि सूप्स किलिंग वायरस बनाया था वो तो अभी भी जिंदा ही है। तो स्टारलाइट एंड बाकी सूप सेफ कैसे हुए? मे बी इन फ्यूचर में अगर वो फिर से वायरस क्रिएट कर दिया तो। वेरी माइंडलेस स्टोरी लाइन। लेकिन ऑनेस्टली एक लाइन में बोला जाए तो फ्रेंची का सैक्रिफाइस तो नहीं, बट बुचर का सैक्रिफाइस डेफिनेटली बेकार चला गया। क्योंकि पूरे सीरीज का मेन एम क्या था? सूप्स को खत्म करना। और एंड में क्या हुआ? सूप्स सर्वाइव कर गए, वॉट फिर से एक्टिव हो गया अंडर स्टैन एडगर के सुपरविजन, और डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स भी रीस्टार्ट हो गया। मतलब साइकिल फिर वही रिपीट हो गया। बिल्कुल ही इलॉजिकल और नॉनसेंस एंडिंग रहा इस सीरीज का। तो भाई मेरी तरफ से इस फाइनल सीजन को 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स, वो भी बस होमलैंडर और बुचर के रॉ परफॉर्मेंस के लिए। सीरीज में पोटेंशियल बहुत था, एग्जीक्यूशन उतना पावरफुल नहीं था। बाकी तुम लोगों को ये फिनाले कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।